पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिस्टम की सर्जरी करनी शुरू की है। अब तक ममता राज में जिस तरह खुलेआम कानून का उल्लंघन होता आ रहा था, उस पर शुभेंदु सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की और इसका असर दिखने लगा। बड़ी खबर आसनसोल से आ रही है, जहां मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने को लेकर बवाल हो गया। रेलपार इलाके में उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा कर दिया। उपद्रवियों ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव किया और पुलिस वालों पर भी पथराव किए गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आसपास की गलियों में भी खड़ी हुई कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात की गई, तब जाके कहीं हालात काबू में आए। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बलों की मौजूदगी है। ये अजीत जी देखिए, बवाल होगा तो पुलिस को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। अब लाउड स्पीकर क्यों बजाना, सड़क पर नमाज क्यों पढ़नी जब मस्जिदें मौजूद हैं? अब तक ये नहीं हो रहा था। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन अब सब हो रहा है। देखिए, तो दो तरह से सरकार को काम करना होगा। एक तो कानून व्यवस्था बनानी है, काम करने का, विकास के काम करने का मैसेज देना है। जो हम लोग देख रहे हैं वो भी हो रहा है कि कानून व्यवस्था बना रहे हैं। आरजी करके लोगों को सस्पेंड किया, जो एक्सटेंशन पर लोग थे, जो सेवा के बाद नौकरी कर रहे थे, उन सबको बर्खास्त किया। ये एक कानून व्यवस्था का मैसेज है, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज है कि आपको पहले वाली परंपरा नहीं चलेगी, पहले की तरह काम नहीं होगा। फिर विकास के काम है। रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट गए हैं, अभी लगातार उनको मंजूरी दी गई है। मेट्रो का काम शुरू हुआ है, बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हुआ, वो तो 45 दिन में करने का हुआ। तो एक दूसरा पहलू ये है काम की शुरुआत। फिर उसके साथ साथ आपको विचारधारा से जुड़े हुए काम भी करने होते हैं, क्योंकि आपको भी अपना जो वोट आधार है उसको एक मैसेज करना होता है। हम कह सकते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों को परेशानी भी होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी रहता है। लाउड स्पीकर उतारना भी, मान लीजिए जोर से आवाज अगर है, वो भी कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंड चीजें हैं, जो आप जिसको हम लोग अंतर्धारा कहते हैं, वो देखिए क्या है। वो तो एक विचारधारा की राजनीति को भी आगे बढ़ाना होगा ना। वहां जब आपने इस वोट को कहा, जब ये बार बार वोट मांगा गया कि भाई वो एक वोट है जो हमको नहीं चाहिए, जो वोट बैंक लेफ्ट ने और तृणमूल कांग्रेस ने तैयार किया वो हमको नहीं चाहिए। भाई एक भी मुसलमान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नहीं दिया, और इसके बावजूद 206 207 सीटें जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी। तो जिन लोगों ने, जिससे लोग त्रस्त थे, हम लोग बार बार पूरे चुनाव आपके साथ बात करते रहे कि पहली दफा था कि बांग्ला बोलने वाला हिंदू भी इस बात से त्रस्त था कि तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिम लोगों का और उसमें कुछ खास तत्वों का इतना उत्पात हो गया है कि वो परेशान हो गए हैं, और उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो वैसे उत्पाती तत्वों की पहचान करके उनको कंट्रोल करना, इससे कानून व्यवस्था भी ठीक होगी और इससे एक विचारधारा के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज भी जाएगा। भाई अल्टीमेटली शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, उनको व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था का काम करना है, लेकिन नेतागिरी भी तो करनी है, उनको चुनाव भी तो लड़ना है। अभी 2029 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस समय वोट भी तो चाहिए होंगे। नहीं, लेकिन इसी का एक जो दूसरा पहलू जो आपने ये कहा ना, अंतर्धारा, और वो क्यों जरूरी है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं फाल्टा में चुनाव, फाल्टा का चुनाव, और इस पे एक छोटा सा कमेंट लेकर फिर मैं मध्य प्रदेश की खबर पर जाऊंगी। ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया था कि हिंदू डरने लग गया था कि हम बाहर कैसे निकले, अपनी बात कैसे रखें। तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट ये पश्चिम बंगाल की राजनीति चढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट फाल्टा इलेक्शन पर दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। आप देखिए, फाल्टा में वैसे भी मुस्लिम आबादी जो है 30-32% के करीब है, लेकिन बावजूद उसके जो आप डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रही हैं, उसमें क्या था कि शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, जहांगीर, इस तरह के जो मस्तान, जो प्रधानमंत्री भी जिस शब्द का जिक्र कर रहे थे, ये क्या था? ये फियर पॉलिटिक्स थी। और ममता बनर्जी चुनाव के दौरान उनका एक बयान भी आया था, कंट्रोवर्सी भी हुई कि मैं जब तक हूं तब तक आप लोग बचे हुए हैं। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी है, जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन आप लोग सकते में आ जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी एक तरीके से क्या था कि हिंदू ध्रुवीकरण होने के पीछे तो हुआ ही हुआ, ये भी जो अल्पसंख्यकों का एक समुदाय है उनके बीच में एक ओवर कॉन्फिडेंस आया कि ये देश, ये जो प्रदेश है एक्सेप्शनल है। आप तमाम तरीके से देखिए कि कहीं भी यूपी में या कहीं कुछ कार्रवाई होती थी तो लोग कहते थे कि हम तो अब कलकत्ता में जाके रहेंगे। कुछ हमारे शायर थे उर्दू के, सब लोगों ने नाम नहीं लूंगा। तो वैसी स्थिति में ये जो पूरा फियर कल्चर था, जो गुंडागर्दी का कल्चर था, उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को, उनके गुंडों को लाके आप जिस तरीके से फियर पॉलिटिक्स कर रहे थे, फाल्टा की सीट आप जोड़ लें, नंदीग्राम का सीट जोड़ लें, ये बीजेपी का आंकड़ा जो है लगभग 210 की तरफ जाएगा।